हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेम्ब्रेश स्टडी क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं साइंस का अगला पार्ट। और इसमें हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जिसे हमारे पिछली बार पूछे गए थे। उसी की तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़, कुछ इजी हैं कुछ मीडियम है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ये लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये एक तो इनको सॉल्व करने से पहले, इनको देखने से पहले एक बार आप रिवाइज करके आ जाओ, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इनके साथ मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके साथ मैंने एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसको मैंने गो थ्रू लेक्चर्स बोला है। इसमें क्या होता है ना, देखो पिछली बार क्या हुआ था हमारे साथ, पीआरटी वालों के क्वेश्चन पेपर जो आया था सिलेबस का तो आया ही आया था, मोस्टली 80% सिलेबस का ही था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए थे ईवीएस साइंस में, जो हम ये कहते हैं अरे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो एक्चुअली में ना ये क्वेश्चंस जो एक आधा क्वेश्चंस होते हैं वो बाहर से आते हैं, जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन नहीं हैं उनसे हट के आते हैं, बट वो होते हैं एनसीईआरटी के हैं। क्योंकि मैंने मैच किया है तो वो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के हैं, पर वो सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन नहीं है। तो हो जाता है ये कि जो सिलेबस है उसके अलावा भी आपको एक दो क्वेश्चंस बाहर से मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एकदम वो करने की बात नहीं है कि ईवीएस ने बाहर से दे दिया। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, ये आपके कोई ऐसा नहीं है कि 9th-10th के बोर्ड्स हों, है ना। तो इसमें आता ही आता है कुछ क्वेश्चंस बाहर से, तो वो सीरीज आपको हेल्प करेगी कि आप वो क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएँ। तो वो स्टार्ट कर दी है, ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ, एक नई हमारी मैम है उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, वो आपको इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखाएंगी, वो आपको बताएंगी, तो आप वो नोट डाउन करिए या फिर सुन लीजिए, वो इनफ होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस निकल जाएं और हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से कराने की पूरी कोशिश करूंगी। होप आप भी करें अपनी तरफ से क्लियर करने की। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि अगर इफ टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस आर ड्रॉप्ड ऑन सैंड, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम इफ। तो ये कह रहा है दो बॉल्स हैं हमारे पास और दोनों का मास सेम है। ठीक है, दो बॉल्स हैं, दोनों का मास सेम ही है और वो जो है यहाँ पे सैंड पे ड्रॉप कर दी जाती है, मिट्टी पे उनको फेंका जाता है दोनों को। अब आपको बताना है, देखो दोनों ही सेम जितना गड्ढा करेंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब जो बॉल हम फेंक रहे हैं सैंड पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा गड्ढा कर देती है ना। तो दोनों का पेनिट्रेशन जो है वो सेम है, सेम जितना ये गड्ढा करेगी उतना ही ये गड्ढा कर रही है। और ये हो रहा है, ये कब पॉसिबल है, ऐसा कब होगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया ने, समझ लिया है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हेवियर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन द लाइटर बॉल। देखो हेवियर और लाइटर का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है मास सेम है, दोनों ही बॉलों का मास सेम है, तो हेवियर लाइटर की बात खत्म हो गई। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि प्रोडक्ट एमवी, जो प्रोडक्ट एमवी का जो प्रोडक्ट है वो दोनों बॉडी के लिए सेम है। प्रोडक्ट ऑफ एमवी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, यानी कि ये बोल रहे हैं मोमेंटम दोनों बॉडी का सेम है, इसीलिए दोनों का जो पेनिट्रेशन की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो दो बॉल है मेरे पास, दोनों का मास सेम है और उसको मैंने तुम्हारी तरफ फेंका। ठीक है, अच्छा दोनों को मैंने मास तुम्हें दोनों को मैंने, अब तुम्हें जो है दोनों से चोट बराबर लगेगी। कब बराबर लगेगी, चोट ज्यादा भी, एक बॉल से चोट ज्यादा भी लग सकती है, पर तुम्हें अभी बराबर लग रही है चोट। तो वो क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है। मान लो तुम्हें एक बॉल से, मान लो ये दो बॉल है हमारे पास, एक दोनों का मास सेम है, और ये एक बॉल ये एक बॉल, ये इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और मान लो इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, इस वाली वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, मास सेम है दोनों का। अब मैंने ये तुम्हारी तरफ दोनों फेंकी, तो अब तुम्हें चोट किससे ज्यादा लगेगी, अब तुम्हें चोट v1 वाली से ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम अब ज्यादा हो गया। देखो मास दोनों का m था और वेलोसिटी इस वाले की ज्यादा थी,
तो प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो मोमेंटम इस वाले का ही ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कम है। तो आप समझे इस चीज़ को, जिस का भी देखो मास से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है दूसरे वाले से, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, और उससे चोट हमें ज़्यादा लगेगी। पर हमें यहाँ बोल रहे हैं दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? दोनों की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सेम है क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है। अभी फिलहाल इस केस में दोनों का मोमेंटम सेम है, इसीलिए दोनों की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी सेम है। समझ गए इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कॉइन है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ कार्ड, एक कार्ड पे उस कॉइन को प्लेस किया गया है और वो कार्ड जो है वो ग्लासेस के एजेस पर उसको रखा गया है, रेस्टेड एट द एजेस ऑफ द ग्लास, रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज ऑफ। तो ये जो कॉइन है एक कार्ड पे रखा है और वो कार्ड है वो ग्लास के एजेस पे रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है ये जो कॉइन है वो रेस्ट पे रहेगा। क्यों रेस्ट पे रहेगा? समझिए इस चीज को, ये ग्लास है आपका और इस ग्लास पे हमने एक कार्ड रख दिया, ठीक है, और इस कार्ड के बीचों बीच हमने कॉइन रख दिया, ठीक है, एक कॉइन रख दिया। अब ये कॉइन रेस्ट पर है। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी तब आप आंसर देना। ये बोल रहे हैं ये जो कार्ड है ना, ये इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ से पुश किया, एक फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जब हमने एक फोर्स लगाया, जोर से फोर्स लगाया है, और जब ये फोर्स लगाया तो ये जो कार्ड है वो अपनी जगह से हिलकर बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ से हट गया ये कार्ड। लेकिन ये जो कॉइन था वो यहीं की यहीं रहा। हाँ वो बात अलग है, ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा, नीचे नीचे गिर जाएगा, पर ये अपनी जगह से तो नहीं हिला ना, ये जो है इस कार्ड के साथ इधर मूव नहीं किया, ये अपनी प्लेस पर ही रहा है। नीचे गिर गया है ड्यू टू ग्रेविटी पर है अपनी प्लेस पर ही। तो ऐसा क्यों है, किस रीजन से? तो बताइए। ए ऑप्शन बोल रहे हैं कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। बी ऑप्शन बोल रहे हैं कि इसमें जो दो फोर्स लग रहे हैं कॉइन पर वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला, एक ऊपर से फोर्स लग रहा है और एक नीचे से फोर्स जो लगता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर कोई बैलेंस फोर्स नहीं है इसके ऊपर, या तीनों ही इसके करेक्ट, तीनों तो इसके करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, ये यहाँ नन होता तो ज़्यादा ठीक था, तीनों इसके आप ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आप इसमें से बताइए कौन सा है। देखो नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ये भी नहीं है। अब इनमें से और इसमें से आपको आंसर बताना है। देखिए इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो कॉइन अपनी प्लेस से नहीं हिला है। देखो हमने किसको पुश किया है, हमने किया है कार्ड को पुश, हमने कार्ड की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो वो कार्ड क्या कहता है, इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहता है कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जो बॉडी है वो अपना स्टेट नहीं छोड़ेगी। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। हमने कार्ड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो कार्ड वहां से मूव कर गया, पर हमने कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वो कॉइन अपनी प्लेस से मूव नहीं किया। इसीलिए इसका आंसर होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक फोर्स लग रहा है बॉडी पर 50 न्यूटन का, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है बॉडी पर 50 न्यूटन का। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में सही है। अच्छा, फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, मूव्स द बॉडी, तो एक फोर्स, एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन को, वो बॉडी मूव करी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए, फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शनल जो फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन। तो जो जब हमने वो 50 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ से लगाया तो वो बॉडी मूव कर गई। इसका क्या मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है वो 50 न्यूटन से कम है या वो 50 न्यूटन से ज़्यादा है, तो या ये दोनों है। पर ये लेस और मोर दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इसको फिर से हटा दो, नन भी नहीं होगा। ए और बी में से आपको डिसाइड करना है। देखो क्या है कि हमने एक तरफ से फोर्स लगाया, मान लो एक बहुत बड़ा सा डब्बा है, वो बहुत बड़ा सा बॉक्स है, देयर वेरी बिग बॉक्स, ह्यूज 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 बॉक्स, तो उसको हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो बॉक्स मूव कर गया। अगर देखो, अगर दूसरी साइड से, मैंने ये चीज आपको समझाई थी, ये मैंने चीज आपको समझाई थी अपने लेक्चर में, इसीलिए कह रही हूँ लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो, है ना। यहाँ से हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया
और ये बोल रहे हैं ये बॉडी मूव कर गई। अच्छा, ये मूव क्यों कर गई? ये मूव क्यों कर गई? क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा था इस वाले फोर्स से। समझे? वेट, ओ माय गॉड यार, इस वाले फोर्स से। ठीक है, ये फोर्स था 50 न्यूटन का और ये फोर्स जरूर इस वाले फोर्स से कम होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं इसको। ये वाला फोर्स जरूर इस वाले फोर्स से कम रहा होगा, तभी ये बॉडी आगे मूव कर गई। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा होता तो ये बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है मोशन को। ठीक है, और जिस भी डायरेक्शन में हमने अपना फोर्स लगाया है, हमेशा वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% जैसे कहेंगे, और नहीं मतलब हमेशा वो जो फोर्स होता है हमारे वाले फोर्स के ऑपोजिट रहता है। तो देखिए, ये हमारा फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ऑपोजिट तो है। अच्छा, मूव कराने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा कम रहना होगा, तभी बॉडी मूव करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर लग रहा है वो 50 न्यूटन से कम का होगा, तभी बॉडी मूव करी। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना इस वाले फोर्स से, तो बॉडी रुक जाएगी, मूव नहीं करेगी। राइट, ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। एक फील्डर है जो कि स्विंग देता है जब बॉल को कैच करता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? स्विंग मारता है, या ये वाला कह लो स्विंग मारता है जब बॉल को कैच करनी होती है, या ये कह लो कि वो अपना हाथ जो है नीचे कर लेता है ना, कैच करते करते हाथ को नीचे कर लेता है। ये मैंने बहुत क्लियरली अपने लेक्चर में समझा दिया है, तो इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि देखो, हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एम ए होता है। तो अगर हम इसको कहें एम, ए का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब ये फोर्स है। अब समझते हैं इस चीज़ को। अगर आपको नहीं समझा, अगर आपने ये समझा हुआ है तो स्किप करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ो, नहीं समझा है तो समझो। देखो क्या हुआ, बॉल आ रही है और काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ बॉल आ रही है ना। जाहिर सी बात है, एक बैट्समैन ने बॉल को किक किया, हिट किया, तो वो बॉल काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से एक फील्डर के पास आती है जो वो कैच करता है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वो जो बॉल है वो आदमी को हिट करेगी तेज से। अभी वो हाथ नीचे कर रहा है, यानी कि जो टाइम पहले लगा, अगर वो हाथ नीचे नहीं करता, बॉल को कैच कर लेता तुरंत। ठीक है, हाथ नीचे नहीं करता, ये फील्डर है, ये कैच कर रहा है, ये बॉल आ रही है, तो ये हाथ क्या करेगा, ये हाथ, बॉल आ रही है, हाथ नीचे कर लेगा थोड़ा सा और फिर बॉल आएगी। ठीक है, तो ये चीज है। अगर बॉल यहीं पे आती, ठीक है, अगर वो हाथ नीचे नहीं करता तो वो उसको चोट ज्यादा लगती। हाथ उसने नीचे कर लिया, इसका मतलब उसने टाइम को बढ़ा दिया। समझ रहे हो इस चीज को? ये वाला टाइम और ये वाला टाइम डिफर कर रहा है ना, ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, हाथ नीचे हो गई, तो टाइम ज्यादा लिया, ये टाइम ज्यादा हुआ। अच्छा, अब टाइम ये वाला ये ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली ये चीज डायरेक्ट होती है, ये है तो इनवर्स है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फोर्स क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, v माइनस यू, यानी कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। फोर्स कम हुआ, वेलोसिटी कम हुई, चोट इंसान को कम लगी। जब स्पीड ही कम हो गई बॉल की तो चोट तो अपने आप कम हो जाएगी ना। समझ गए इस चीज को? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ इसमें लग रहा है, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस योर क्या बोल रहे हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एम वी सॉरी, ठीक है, एम वी। समझ गए इस चीज को? चलिए, यानी मतलब समझ गए ना, F इज इक्वल टू एम ए, ये वाली चीज होती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड राइडिंग अ बाइसिकल इफ वी स्टॉप पेडलिंग, अगर हम वो चलाना बंद कर दे, पेडलिंग करना बंद कर दे, तो साइकिल धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है, इसीलिए। अब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स
से कोई लेना देना नहीं है इधर। नहीं, इधर क्या है, नहीं ये तो नहीं होगा। स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक्सेलरेटेड नहीं रहती है। देखो एक्सेलरेटेड नहीं है इसीलिए वो स्लो हो जाती है, नहीं ये ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। क्या उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, या उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है? खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। भाई बाइसिकल पहले चल रही थी, हमने पेडलिंग करना बंद किया तो बाइसिकल स्टॉप हुई, यानी कि पहले जो हम फोर्स लगा रहे थे तब साइकिल दौड़ रही थी, अब हमने अपना फोर्स कम कर दिया तो क्या हुआ, हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे और फ्रिक्शनल वाला जो फोर्स है वो कम लग रहा था तभी बाइसिकल मूव कर रही थी। अब हमने फोर्स कम कर दिया अपनी साइड से, यानी कि हमने पेडलिंग करनी बंद कर दी अपनी साइड से, तो यानी कि जो सामने ऑपोजिट वाला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, अब वो शुरू हो जाएगा लगना। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, इसीलिए बाइसिकल स्टॉप हुई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई जब इतना बड़ा ऑप्शन हमारे पास आ गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। द लॉ दैट गिव्स अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ऐसा लॉ जो बहुत ही क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी है भाई, डेफिनेशन फोर्स की डेफिनेशन में क्वालिटी, कौन सी डेफिनेशन ऐसी है, कौन सा लॉ ऐसा है जो बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन, क्वालिटी डेफिनेशन दे रहा है फोर्स की? न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा इधर। तो क्वालिटी डेफिनेशन यही दे रहा है, इसी से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों होता है? तो ए बोल रहा है रफनेस होती है भाई, जो बॉडी है, जो सरफेस, दोनों बॉडी का सरफेस है उनके बीच में रफनेस है, या बी उनके बीच में फोर्स ऑफ अडहेशन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो ये रोड है, ये मान लो ये टेबल है, और ये टेबल है आपकी, और ये आपकी बुक है, ठीक है। अच्छा ये इस पे रखी हुई है। अब हमें बताना है कि ये सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन क्या होता है, जो मोशन नहीं होने देता। अब ये मोशन क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है? रफनेस है। देखो ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच में इसकी बॉडी का सरफेस और टेबल की बॉडी का सरफेस, दोनों के बीच में रफनेस है। फ्रिक्शन क्या होता है, यही चीज होती है भाई, कि भाई रफनेस है दो बॉडी के बीच में, इसीलिए वो मूव नहीं कर रही है। या फिर अडहेशन है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही है, या दोनों ही इसकी करेक्ट आंसर है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एक तो रफनेस भी है और दोनों के बीच में अडहेशन वाला फोर्स भी है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन कोई ऐसा फोर्स थोड़ी है कि पीछे से कोई पकड़ के, कोई आदमी है पकड़ के वो अपनी तरफ बॉडी को खींच रहा है जिससे बॉडी मूव ना करे, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो क्या है, दो सरफेसेस के बीच का रफनेस एंड अडहेशन ही है, वही बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है। यही दोनों चीज बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करती हैं, यही जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। अब बोल रहे हैं किस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है, रबर बैंड के अंदर, स्टोन के अंदर जिसका सेम साइज है रबर बैंड जैसा ही, या फिर दोनों के अंदर सेम इनर्शिया रहेगा, या फिर ये ऑप्शन हम ये हम क्वेश्चन को का आंसर निकाल ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होगा। अब इन तीनों में से आपको डिसाइड करना है किस में ज्यादा इनर्शिया है, या फिर दोनों में इनर्शिया बराबर है। मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब पहले समझोगे, अदरवाइज इसको आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन का मतलब समझो कि बॉडी में, किसकी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया है, यानी कौन सी बॉडी ऐसी है जो अपना स्टेट, जिस भी स्टेट में, मोशन में है, रेस्ट में है, कुछ भी है, वो अपना स्टेट जो है देरी से छोड़ रही है। इनर्शिया मतलब क्या होता है कि भाई हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो जो है मूव कर गई या फिर रेस्ट पे आ गई, ठीक है। जब तक हम अपना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होता है। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बॉडी का स्टेट चेंज होगा,
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इनर्शिया किस में ज़्यादा है, यानी कि किस में हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको टाइम लग रहा है अपना स्टेट छोड़ने में, किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना स्टेट छोड़ने में। रबर बैंड को अगर हम थोड़ा पुश करते हैं या स्टोन को हम थोड़ा पुश करते हैं, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूरी कम जो कम मूव कर पा रहा है, जो टाइम ले रहा है मूव करने में? तो स्टोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यार। देखो, रबर बैंड को पुश करो, स्टोन को पुश करो, रबर बैंड आसानी से मूव कर जाएगा और स्टोन कम आसानी से मूव करेगा। तो इनर्शिया स्टोन में ही ज्यादा हुआ। ठीक है, बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। तो जब रॉकेट उड़ रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें लग रहा है? मास का कंजर्वेशन, मोमेंटम चार्ज का कंजर्वेशन, मोमेंटम का कंजर्वेशन या एनर्जी का कंजर्वेशन? तो मोमेंटम का कंजर्वेशन इसमें लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज मोशन ऑफ रॉकेट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली चीज़ है, ये हम अपनी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बहुत बड़ा रोल है आपका फिजिक्स में, और इसको हम समझेंगे, तरीके से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस और करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये जो है समझ में आएगी चीज़। तो यहाँ पे इसको हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें आगे अभी बोर्ड पे हम एक्चुअली वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी आया हुआ है तो करना होगा ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे क्योंकि 10 हम बोर्ड पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच लॉ एक्सप्लेन्स व्हेन अ मैजिशियन पुल्स अ टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम अंडर डिशेज एंड ग्लासेस ऑन अ टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग देम। वही चीज़ है जैसे ग्लास वाली चीज़ थी कि ग्लास के ऊपर से हमने कार्ड को मूव कराया और कॉइन वहीं की वहीं है, तो वही चीज़ है, हमने टेबल पे से क्लॉथ को मूव किया और पर डिशेज और ग्लासेस वहीं की वहीं है, डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चीज़ क्या है, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन इज हर्ट बाय किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। एक आदमी है जिसने स्टोन के ऊपर किक किया, स्टोन पर किक किया, उल्टा उसी आदमी को चोट लगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? रिएक्शन इसका आंसर है कि रिएक्शन की वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि जब हमने स्टोन को किक किया तो उस स्टोन की तरफ से एक हमारे ऊपर एक ऑपोजिट रिएक्शन आया जिसकी वजह से चोट लगी, तो रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन एयर रशेस आउट ऑफ अ बलून एंड इट मूव्स अपवर्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ। एक बलून है और उस बलून में क्या हुआ, बलून ऊपर गया, ठीक है, एंड एयर रशेज आउट ऑफ द बलून, और बलून में से एयर बाहर आई। जब हम बलून को क्या करते हैं, उसको हम उसको हम फुलाते नहीं हैं, मतलब उसको हम वो कर देते हैं, हवा उसमें से निकालते हैं, तो जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, और जब हवा बाहर निकलती है तो हम देखते हैं बलून थोड़ा ऊपर से चला जाता है। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ? इसका आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हुआ। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन हुआ तो यह रिएक्शन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to Newton's first law of motion, a moving object that is not acted on by an unbalanced force will। इसमें बोल रहा है एक न्यूटन फर्स्ट लॉ के उससे अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, वो एकदम से रुक जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा, या अपना मोमेंटम चेंज कर लेगा? तो इसका आंसर बिल्कुल ए है, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई अपना फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दिस मोशन, ठीक है, जो इनर्शिया कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द सेम स्टेट अनलेस एंड अनटिल
दैट अनबैलेंस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, तो इसीलिए वो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ मूविंग ट्रक, एक मूविंग ट्रक है, उस पे एक आदमी चल रहा है, तो थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अप रिलेटिव टू हिमसेल्फ टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, द स्टोन अपीयर्स टू, यानी कि एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर आदमी है, उसने एक बॉल फेंकी ऊपर, अब एक आदमी ग्राउंड पे भी खड़ा है, तो बोल रहे हैं कि जो भी बॉल जिस भी तरह से मूव करी है, वो बॉल का जो भी मूवमेंट है वो कैसी दिखेगी उसको, जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा है वो बॉल उसको कैसी दिखेगी। तो देखिए चार ऑप्शन है, इसके बाद हम समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये ट्रक है हमारा, ठीक है, इस पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसने बॉल ऊपर फेंकी और ये आदमी नीचे खड़ा है, ठीक है, अब ये वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, आगे मूव कर रहा है ट्रक, क्या बोल रहा है, ट्रक आगे मूव कर रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इस आदमी ने बॉल फेंकी, अब जब देखो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, हमारा ट्रक आगे मूव कर रहा है, ट्रक के साथ ये आदमी भी मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि ट्रक पर आदमी मूव कर रहा है, ट्रक पर जहां पे भी आदमी खड़ा है ट्रक भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रक भी मोशन में है, तो उसके साथ वेलोसिटी मैन भी मोशन में है, ठीक है, क्योंकि मैन ट्रक के साथ टच में है, तो जो जैसा भी मोशन ट्रक का है वैसा ही मोशन आदमी का भी है। अब उसने बॉल ऊपर फेंकी, तो जब उसने बॉल ऊपर फेंकी, जब उसने बॉल ऊपर फेंकी, वो क्या कह रहा है, चाहे बॉल आगे, ये नहीं बोल रहा है हमसे हमसे ये नहीं बोल रहा है कि बॉल कहाँ गिरेगी जाके, बॉल हाथ में गिरेगी, बॉल आगे गिरेगी, बॉल पीछे गिरेगी, सब नहीं बोल रहा है, बोल रहा है बॉल कैसी दिखेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे बॉल आगे गिरे, चाहे बॉल पीछे गिरे, चाहे बॉल हाथ में गिरे, बॉल का मोशन, बॉल जैसी भी है वो सेम तरीके से दिख रही है इस आदमी को, अब वो तरीका हमें बताना है कैसी दिख रही है। तो हम इसमें एक केस ले लेते हैं, मान लो बॉल आदमी के हाथ में गिर रही है, ठीक है, तो अब देखो बॉल आदमी के हाथ में गिर रही है, ये मोशन में है, आदमी भी मोशन में है, उसने बॉल उछाली, तो उसके जब उसने बॉल उछाली, तो जैसे ही उसने बॉल उछाली, उस बॉल में वही मोशन था जो इस आदमी के हाथ का जो इस आदमी का मोशन है, वही बॉल का मोशन है। जैसे ही बॉल ऊपर गई, ठीक है, हाथ में गिर रही है बॉल, तो जैसे ही बॉल ऊपर गई, जिस भी मोशन में, जिस भी वेलोसिटी के साथ बॉल ऊपर गई, उसी वेलोसिटी के साथ मैन भी आगे मूव किया, ठीक है, मैन भी आगे मूव किया, ट्रक आगे मूव उसी वेलोसिटी के साथ कर रहा है, तो जैसे ही बॉल आगे गई, ये बॉल उछाली, तो बॉल जब हम उछालेंगे ना, मूविंग बॉडी, मूविंग कार, मूविंग ट्रक, जिस पे भी जब हम बॉल उछालेंगे तो बॉल थोड़ी सी आगे की तरफ जाके उछलेगी, समझे इस चीज को, बॉल हमेशा थोड़ी सी आगे की तरफ वो हम इंटेंशनली बॉल को जो है पीछे की तरफ फेंक दे वो बात अलग है, पर हम जब अगर सिंपल उछाल रहे हैं तो बॉल हमेशा आगे की तरफ जाके थोड़ी सी झुकाव में ही बॉल गिरेगी, ठीक है, तो वो बॉल थोड़ी सी फॉरवर्ड मोशन बॉल का हुआ, आगे की तरफ बॉल गई, उसी मोशन के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ मैन भी आगे गया, तो बॉल उसके हाथ में गिर गई, ठीक है। तो अब ये जो मोशन, ये जो पाथ बॉल का, देखो ये बॉल का कैसा पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है। अगर बॉल पीछे की तरफ गिरती, मान लो बॉल पीछे की तरफ गिर रही है, ये जो मैन है ये आगे चला गया, बॉल पीछे की तरफ गिर गई, तब भी बॉल फेंकी इधर से थी और ये पीछे की तरफ गिर गई, तब भी पैराबोलिक पाथ है। आगे की तरफ गिरेगी तब भी पैराबोलिक पाथ है, हाथ में गिरेगी तब भी पैराबोलिक पाथ है, तो पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, ठीक है, पाथ पैराबोलिक ही रहेगा। आंसर सी इसका होगा, मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। समझ गए इस चीज को, वो हम बाद में करेंगे कि बॉल हाथ में आएगी तो कैसा मोशन रहेगा एंड ऑल, ये हम अभी देखेंगे सारी चीजें। पैराबोलिक, चलिए इसी तरह का ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से देखेंगे कि यही चीज़ है कि दो ट्रक्स हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं, तो एक ट्रक में एक आदमी था, उसने बॉल उछाली, बॉल वर्टिकली अप गई, तो बॉल जो सेकेंड ट्रक है जो कि सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जैसे कि ट्रक 1 मूव कर रहा है, तो उसको बॉल कैसी दिखेगी, अब यहाँ पे ये बताना है। तो ABCD, तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर टिक करेंगे, ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, फाइन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सिलरेशन, जब ऑब्जेक्ट में एक्सिलरेशन है तो इसका क्या मतलब है कि क्या उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज हो रही है, क्या उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है। सी बोल रहा है क्या इट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, क्या वो हमेशा अर्थ की तरफ, ये कैसा, ठीक है जो भी ऑप्शन है, क्या वो हमेशा अर्थ की तरफ गिरेगी। या डी बोल रहे हैं उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो इसमें देखो बॉडी एक्सिलरेशन में है, ठीक है, एक्सिलरेशन में है क्या मतलब बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, कभी कम है कभी ज़्यादा है वो बात अलग है, पर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। तो बोल रहे हैं कि स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी एक्सिलरेशन में, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। बी बोल रहा है कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, नहीं ये भी गलत है। सी भी गलत है। और डी बोल रहा है फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जी हाँ, अगर एक्सिलरेशन है तो बॉडी में फोर्स है, ठीक है, अगर एक्सिलरेशन है तो बॉडी में फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है वो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो इसमें बताना है बॉडी क्या है। मस्ट रिमेन इन सेम स्टेट, अब बॉडी जो है उस पर अनबैलेंस फोर्स लग चुका है, तो क्या बॉडी अपने सेम स्टेट में रहेगी। ए, क्या बॉडी एक्सिलरेट करेगी। सी, क्या बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगी। डी, क्या बॉडी सर्कल में मूव करेगी। तो इसका आंसर बी होगा, भाई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्सिलरेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है मैं इसको बोर्ड पर लूंगी, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो इसको बेशक सॉल्व करिए, ठीक है, पर मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पर समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पैसेंजर है वो एक ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में है, और वो एक कॉइन को टॉस करता है, उछालता है कॉइन को। अब वो कॉइन कहाँ पर गिरेगा जाकर, अगर ट्रेन में यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, वो टाइम के साथ मूव चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे अभी 5 है तो एक दूसरे सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, इस तरह से यूनिफॉर्म चेंज हो रही है स्पीड। मैं ये नहीं कह रही स्पीड चेंज नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रही स्पीड यूनिफॉर्म है, मैं कह रही हूँ स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है। यानी कि गाड़ी जो है हर एक जितना भी इसके सेकंड्स है, हर उस सेकंड के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही है, समझे। तो ये चीज मैं बोल रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ कि कॉइन उछाला, ऐसे सिचुएशन में हमने कॉइन को उछाला, अब वो कॉइन कहाँ जाकर गिरेगा, क्या कॉइन उसके हाथ में दोबारा गिरेगा, क्या कॉइन पीछे जाके गिरेगा, क्या कॉइन आगे जाके गिरेगा, क्या ये हम बता ही नहीं सकते। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेन है, आप समझो, थोड़ा आंख बंद करके मेरे वर्ड्स को जरा इमेजिन करो, सुनो। देखो क्या हो रहा है, एक ट्रेन मूव कर रही है और उसकी स्पीड बार बार हर उस सेकंड में बढ़ती जा रही है। एक सेकंड जी, इमेजिन करेंगे आप। देखो क्या हो रहा है कि जो आपकी ट्रेन है वो मूव कर रही है और वो हर बार अपनी स्पीड इंक्रीज करती हुई जा रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, हर बार अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती हुई जा रही है। ऐसे केस में हमने बॉल को उछाला। अब क्या हुआ, जब हमने उस बॉल को उछाला तो जिस टाइम पे हमने उस बॉल को उछाला उस टाइम पे जो भी हमारी वेलोसिटी थी, मान लो वो हमारी वेलोसिटी उस टाइम 5 मीटर पर सेकेंड थी, और उसी वेलोसिटी के दौरान उसी वेलोसिटी पर हमने बॉल को ऊपर उछाल दिया। अब बॉल तो उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर गई, ठीक है, बॉल तो उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर गई। अब क्या हुआ, जो हमारी ट्रेन थी वो आगे एकदम से मूव करी, क्योंकि जो है हमारी ट्रेन बार बार स्पीड इंक्रीज कर रही है, बार बार स्पीड चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है बार बार हर बार, तो वो तो तेजी से अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है ना। लेकिन जो बॉल हमने उछाल दी है वो हमसे कांटेक्ट छोड़ दिया उसने, वो तो उसी स्पीड पर ऊपर गई है, समझ रहे हो इस चीज को, वो तो उसी स्पीड पर ऊपर गई है जिस स्पीड पे हमने उसको फेंका। तो अब वो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं तो ये इस स्पीड पर ऊपर गई,
ठीक है, ये स्पीड पर ऊपर गई और हम तो आगे निकल गए ना, एकदम से हम तो एकदम से आगे निकल गए, चेंज हो गई हमारी स्पीड, हम तेजी से इंक्रीज कर गई हमारी स्पीड। ऐसे केस में क्या हुआ, बॉल की वही स्पीड थी जब हमने उसको फेंका, लेकिन हमारी स्पीड अब इंक्रीज कर गई, तो बॉल तो पीछे जाके गिरेगी ना, बॉल तो पीछे जाके गिरेगी ना। अगर उसके हाथ में गिरनी होती बॉल, तब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता, तब यहाँ पे होता कि स्पीड यूनिफॉर्म है, तब यहाँ होता स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। उस टाइम क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इस टाइम क्या है, स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। पहले क्या, अगर हाथ में गिरनी होती बॉल तो स्पीड वही की वही रहती। कैसे, हमने बॉल ऊपर उछाल दी, एक सेकेंड इसको हटाती हूं, हमने बॉल ऊपर उछाल दिया, हमने जिस भी स्पीड से बॉल को ऊपर उछाला उसी स्पीड से ही हम मूव कर रहे हैं, हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इसीलिए बॉल, हम भी आगे मूव कर रहे हैं, उसी स्पीड से हमने बॉल को भी फेंका, उसी स्पीड से बॉल भी गई है, उसी स्पीड से बॉल भी, जितनी भी हल्का सा जितना भी आगे मोशन हुआ बॉल का वो हुआ, लेकिन स्पीड वही थी जो अभी है। 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद स्पीड वही रहेगी। तो चाहे बॉल को हमने कभी भी फेंका हो, बॉल हाथ में ही आके गिरेगी, क्योंकि हमें स्पीड तो चेंज नहीं हुई है। लेकिन एक्सीलरेशन अगर है तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो हम तो आगे निकल जाएंगे पर बॉल पीछे चली जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, बॉल पे मोशन नहीं है, तो बॉल के हाथ पैर नहीं है कि वो पीछे चली जाएगी, हम आगे चले गए हैं, इसीलिए बॉल हमें दिखेगी कि वो पीछे चली गई है। ठीक है, तो कॉइन विल फॉल बिहाइंड द मैन, समझ गए? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। There will be a change in the speed or in the direction of motion of a body when it is acted upon by, सिंपल बोल रहा है कि जो भी बॉडी है उसकी स्पीड में चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा अगर बॉडी पर कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तभी स्पीड वगैरह चेंज होगी। इजी सा था ये, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे लेंगे, ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे लेंगे, आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे इस क्वेश्चन अभी देखो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया लेक्चर, तो इसमें हमने 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो मैं बोर्ड पे लूंगी। उसके साथ भी और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं बोर्ड पे लूंगी। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे जो हम लेंगे उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले भी क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल सॉलिड तैयारी हो रही है, तैयारी में कोई भी, मैं तो कमी नहीं छोड़ रही हूँ, बाकी भगवान भरोसे है चीज़ें तो, ठीक है। और साथ में साथ मैंने वो सीरीज चलवा दी है गो थ्रू वाली, उसको देखना भूलना मत, क्योंकि 1-2 मार्क्स कम नहीं होते हैं, पॉइंट पॉइंट से लोग रहते हैं, तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच।